हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट जंग को 10 महीने से ज़्यादा गुजर चुके और अभी तक कोई जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। इस सिलसिले में हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, खबरों के साथ, और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। आज एक बड़ी खबर दूसरी भी यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन रूस जंग को रोकने की कोशिशों के तहत कीव, यूक्रेन की राजधानी गए हैं और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। तो ये क्या कुछ है? क्या इन सारे वाकयात को, ये जंगें चल रही हैं, नाकामियां, अमेरिका और यूरोप की नाकामी यूक्रेन में भी नजर आ रही है और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी, क्या उसको अब ठंडा करने का वक्त आ गया है? एक तरफ बातचीत कायरो में चल रही है जिसमें हमास का नुमाइंदा कोई नहीं है, और दूसरी तरफ कीव में मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की। क्या कुछ है? ये वाकयात किस तरफ ले जा रहे हैं दुनिया में आगे, और क्या कुछ हो सकता है इन वाकयात से जुड़े हुए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। दिल्ली में रहते हैं लेकिन अभी वो अपने वतन श्रीनगर गए हुए हैं, कश्मीर में। वहां से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन विजिट है, 10 घंटे की रेल के जरिए, ट्रेन के जरिए जर्नी, और उसके बाद वहां मुलाकात, आखिर क्या अब मोदी जी वाकईन जंग बंदी कराने की कोई ऐसी सीरियस कोशिश है, या ये भी कोई एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो यूक्रेन वार के बारे में इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था। ये सब इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज जो है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने इसमें वो कोई पार्टी नहीं बनी। खासकर जब यूरोप और वेस्टर्न मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, उनको मिलिट्री एड भी दी, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी कहा हम कोई साइड नहीं लेंगे। और खासकर उसके बाद किसी हद तक ये जो इंडिया का जो स्टैंड है, खासकर अमेरिका और जो इसके वेस्टर्न एलाइज है, उनको किसी तरीके से ये अच्छा नहीं लगा। और ओवर एंड अबव दैट, इंडिया ने रशिया, जब उस पर सैंक्शंस भी लगाए गए, तो उन्होंने वहां से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया, जो तकरीबन $60 बिलियन का किया है, हालांकि सैंक्शंस लगाए गए थे। इंडिया ने हमेशा ये कहा कि रशिया के साथ वो एक गुड रिलेशंस रखना चाहता है, इसलिए जब वो पिछली बार जुलाई के महीने में जब वो गए, रशिया गए, तो शायद उस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ये इनका जो विजिट है इसके बारे में बहुत सारे यानी कि रिजर्वेशन थे। और बदकिस्मती से उसी दौरान रशिया ने एक हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसकी वजह से जो है वेस्ट में किसी हद तक ये था कि उनको इसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए। और ज़ेलेंस्की भी बार बार इंडिया से ये कह रहा था कि आपको रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, बार बार उन्होंने गिला भी किया। टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन दीज टू, इसने तो डिसाइड किया गया कि वो विजिट करेंगे। चूंकि कीव एयरपोर्ट तो नहीं जा सकते थे वो, इसलिए ये फैसला किया गया कि वो पोलैंड जाएंगे। पोलैंड भी वो पहला वजीर आजम है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम होने के बाद वहां पर गया, और वहां से उन्होंने ट्रेन का सफर किया ताकि वो वहां जाए और उनको साथ। ये अब कयास की जा रही है कि पीस, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इमीडिएट कोई पीस प्रपोजल जो है, अगर चूंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ओनली पीस। पीस कैसे किया जाएगा? मुझे नहीं लगता है यूएस एंड उसके अलाइज भी पीस के हक में है, क्योंकि हाल ही में जो यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी के अंदर इनकर्शन किया है,
और जिसमें बहुत सारा सरप्राइज वो इन्होंने अटैक किया उस पर, और वहां बहुत सारे पुल तोड़ दिए, प्रेजेंस भी किए, वो एक शॉक लगा है रशिया को। इसके बाद हालांकि रशिया के लिए भी ये बड़ा अहम मसला पड़ा कि वो इस टेरिटरी से जो इनकी अपने है वहां से यूक्रेनियन ट्रुप्स को बेदखल करना इसकी प्रायोरिटी रहेगी। इस सिलसिले में पीस के मामले में मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस हो जब तक कि इस सिलसिले में एक प्रैक्टिकल प्रपोजल जो है, क्या सजेशंस है। एक तरफ से आज भी बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो मजीद जो है मिलिट्री एड यूक्रेन को देंगे। एक तरफ यूक्रेन, ये प्रॉक्सी वार चल रहा है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका एंड इट्स अलाइज। ये यूक्रेन इसमें फ्रंट बन गया फीस, यूक्रेन इसमें पार्टी, इस बेसिकली ये दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान चल रहा है, बड़े कंट्रीज के दरमियान चल रहा है, आइडियोलॉजीज के बारे में चल रहा था। जो कोल्ड वार के दौरान हमने देखा, एक वेस्टर्न ब्लॉक था, दूसरा सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक था। अब ये ब्लॉक में नहीं, अब रशिया वर्सेस यूएस एंड इट्स अलाइज। और इसी वरना ये जो वार हम जब स्टार्ट हुआ था, ये हम प्रिज्यूम कर रहे थे ये 1 महीने के अंदर ही खत्म होता है, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को फाइनेंशियल, मिलिट्री और हाल ही में जो लेटेस्ट मिलिट्री वेपनरी दी गई है यूक्रेन को, जिसमें उसने F-16 और दूसरे किए, वो इसी वजह से वो रशिया की टेरिटरी में दाखिल हुआ है। वो इसका मतलब है वो भी रशिया के खिलाफ महाज जो है वहां पर डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। इसलिए जो हम पीस की बात करें, पीस होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन तो तबाह है, बर्बाद है, वहां डिसलोकेशन है, मिलियंस दूसरे कंट्रीज में लिखे। अगर इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज उनको सप्लाई करते रहे और कोई प्रपोजल उन्होंने कहीं भी नहीं दिया, वो सिर्फ कहते हैं, इंडिया को कहते हैं, टर्की को कहते हैं, कि दूसरे कंट्रीज को कहते हैं आप अपना जो असर रसूख है रशिया पर ये डाले कि वार बंद करे। लेकिन ये ऐसी बात है, खुद वो क्या करते हैं उसके बारे में जो ऐसी बात है वो हमस पर डालते हैं ये कि भाई आप मानो। अच्छा, खुद ये मानते नहीं है, खुद ये मानते नहीं है, ये इसमें क्या कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली आर्म्स एम्यूनिशन की सप्लाई बरकरार रखोगे तो वार कैसे, वार के लिए आप, अच्छा यहाँ से ये कहते हैं हम इसको नेटो मेंबर भी बनाएंगे, फर्दर वो एग्रीवेट सिचुएशन करेगा। आपको इसलिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की बात करनी चाहिए। यानी दोनों जंगों में अमेरिका मुसलसल हथियार दे रहा है, उधर इजराइल को दे रहा है, इधर यूक्रेन को दे रहा है, जंग बंद करने का उसका कोई प्लान नहीं लगता। अरे ये जो है लफाजियत है, ये जो लफ्जों की बात है। अभी आप देखिए, आज इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल है, उसने कहा है, अपना बयान दिया है, अगर जंग 1 साल रहेगी इजराइल को तो इसके वजूद को खतरा हो जाएगा। मैं उस पे आऊंगा शेख साहब, मैं उस पे आऊंगा। आपने जो बताया ताजा, रूस के खिलाफ एक हमला हुआ है, कुछ टेरिटरी पर कब्जा किया है यूक्रेन ने, तो ऐसा भी क्या ये मुमकिन नहीं है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि रूस ने भी हमारे बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, हम भी रूस के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लें, ताकि मेज पर बैठ करके बात करने में कोई एक बैलेंस हो सके और दोनों बार्गेनिंग चिप यानी जिसे कहते हैं वो इनके पास हो। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दैट कैन बी स्ट्रेटेजी। लेकिन आप देखिए, एक तरफ रशिया है जिसको नंबर 2 मिलिट्री पावर माना जाता था, अभी भी इसके पास, हालांकि इसके बहुत सारे सोल्जर्स, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख 4 लाख मर गए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए एक सुपर पावर रहा है। क्या वो अब इस सिलसिले में किसी भी किस्म की नेगोशिएशन करेगा? उसको ये कहेंगे, जब उसने ऑलरेडी कुछ जो है यूक्रेन के कुछ इलाके, उसके 25% ऑफ टेरिटरी इज अंडर इट्स कंट्रोल, क्या वो ये छोड़कर वो करेगा? ये इसके लिए फिर एक किस्म की एक्सेप्ट डिफीट करने के बराबर होगा।
ये हम ये कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी प्रेस्टीज पॉइंट है। वो भी, उसने भी रिक्रूटमेंट किया है, उन्होंने भी ये कहा कि इस टेरिटरी को वापस, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त हमला किया है, मिसाइल का हमला किया, जिसमें कहते हैं सैकड़ों सोल्जर्स इनके भी मारे गए, इनको भी ये। फिर जब आप उस पर बार बार ये हमला करोगे तो इसके नतीजे में जब डेस्परेट कोई मुल्क होता है उसको, तो वो फ्री फॉर ऑल हो जाता है। अभी देखा और रूस ने तो यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करके वहां 2 आजाद मुल्क भी अनाउंस करा दिए हैं। वही है ना, वहां इलेक्शन वो कराना चाहते हैं। और इस सिलसिले में अगर आप ये करोगे, गोया आप वार का सलूशन नहीं चाहते हैं, पीस नहीं चाहते, इसके लिए कोई फार्मूला आप ये करना चाहते हैं, उन पर दबाव डालना चाहते हैं, ये बजाय कि टेबल पर कोई फार्मूला रखे। ये पीस कैसे अचीव होगा? आपके पास हवा में कोई ये नहीं है, चलो आज बैठेंगे बात करेंगे। देयर शुड बी सम प्रपोजल। उसके लिए मंथ्स, वीक्स लगते हैं कि एक्सचेंज करने होते हैं प्रपोजल्स, वो अपना देगा, ये यहाँ क्या देगा, फिर उस पर नेगोशिएशन, फिर नैरो डाउन डिफरेंसेस करते हैं, फिर एक टेबल पर आते हैं कि ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, जिसमें दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। हवा में तो नहीं होगा ना, कौन सा प्रपोजल तो है? आपकी इस बात का नतीजा ये निकाला जा सकता है कि मोदी जी बगैर किसी अमन के, ठोस अमन के प्रपोजल के बगैर अचानक चले गए? क्या वो अमेरिका के अचानक नहीं गए, अचानक नहीं गए, वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, उनका ये सही है अपने तरीके से, वो कि हम वार के हक में नहीं। जो बात उन्होंने रशिया में भी इन प्रेजेंस ऑफ पुतिन कहा, वार इज नो सॉल्यूशन, इट इज ओनली पीस से ही आप सारा कुछ अचीव कर सकते। वही बात ये यहाँ कर सकते हैं। अब ये है कि जब तक जो, अब इसमें देखिए कौन पार्टीज है, इसमें यूक्रेन अकेले पार्टी नहीं है, इसमें अमेरिका पार्टी है, जैसे दूसरी चीजों में वो डिस्प्यूट उसमें बनता है पार्टी। इसमें नेटो है, जिसके वो जो है इसके अलाइजे, जिन्होंने इस वक्त तक जो पिछले जो है 2.5 साल के दौरान उसको पूरा सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके लोगों को अपने यहाँ रखा है। फिर उसको चलाने के लिए वहां पर क्या था, उनको हर किस्म की मदद दी, वो पार्टीज है। जब ये 2 बड़ी पार्टीज किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, हमें नहीं जी, हमें अब पीस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो नेचुरली चाहे वो फार्मूला मिस्टर मोदी लाएंगे या कोई और बड़ा लीडर लाएंगे, तो उसके लिए रास्ता बनेगा। हाँ, ये एक जरूर कोशिश है, मिस्टर मोदी जी ये कहना चाहते हैं इनको भी, आप भी तहम्मुल से काम लीजिए, उनको भी, दूसरी पार्टी को भी तहम्मुल से काम लेने की कोशिश कर रहा है। और इसको उसका देखिए कि किस तरीके से इस मसले को, इस जंग को खत्म किया जाए। लेकिन प्रपोजल, मुझे नहीं लगता है मोदी जी के पास इस वक्त कोई प्रपोजल है जो, जिसको आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, ये फैसिलिटी वे निकाल सकता है कि इस पर गौर किया जाए, नहीं जी हमें टॉक्स करने चाहिए। टॉक्स के लिए कोई कंट्री ही करे, रिप्रेजेंटेटिव्स किसी के हो, उनकी तरफ से कौन है, ये मीडिएटर कौन है, हो सकता है कल इंडिया ही इसके मीडिएटर बनेंगे, जिसके मीडिएटर। अच्छा, मोदी जी की विजिट के बारे में एक आखिरी में छोटा सा एक सवाल, फिर चलेंगे हम मिडिल ईस्ट वाली जंग की तरफ। मोदी जी जिस दिन कीव पहुंचे, उसी दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमेरिका में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे थे। ये दोनों विजिट को मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे, क्या कुछ? देखिए, ये तो सबों को पता है, इंडिया यूएस रिलेशंस आर वेरी स्ट्रांग, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में भी वो बढ़ रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे, राजनाथ सिंह की विजिट से पहले ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो फोर्सेस के लिए, डिफेंस फोर्सेस को मजीद मजबूत बनाने के लिए वो जो है इक्विपमेंट जो खरीदेंगे, उसमें अमेरिका भी टॉप पर शामिल है कि वहां से लेटेस्ट जो वेपनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस के सिलसिले में, या ड्रोन्स की जिसके बात हम कर रहे हैं खरीदने के लिए, या दूसरे इक्विपमेंट, वो वहां से खरीदने के लिए ये विजिट इसका है। और दूसरी बात, इंडिया और यूएस के दरमियान एनुअल मीटिंग्स होते हैं,
2x2 मीटिंग, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, वो एक मीटिंग होती है। एनुअल विजिट ये भी है कि पिछले कई सालों से दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस रिलेशंस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपने देखा है, ये ओबामा के टाइम से शुरू हुआ, जब उन्होंने न्यूक्लियर डील पर एक साइन किया था, 2008 की बात थी, जिसमें बहुत सारे ये थे। अल्टीमेटली ये जो हाई टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स में करना, जो दूसरों को नहीं, सिर्फ नेटो एलाइज को मिल रहा है, वही टेक्नोलॉजी इंडिया को भी सप्लाई करना, ये इसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, पेशरफ्त भी है, आगे बढ़ गया है मसला। और नाउ अमेरिका इज आल्सो मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। इस सिलसिले में वो विजिट है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा, हो सकता है ये एक काउंटर, यानी कि ये दिखाना है कि रिलेशंस आर इंटैक्ट, लेकिन एक इंडिपेंडेंट अच्छा, इसमें इसमें क्या, इसमें कहीं देखिए, जर्नलिस्ट के तौर पर हम बहुत सी चीजों का बड़ा तजर्बा करते हैं। कुछ चीजें वो होती हैं जो सामने बताई जाती हैं, कुछ चीजें वो होती हैं जो नहीं बताई जाती, लेकिन मीडिया के लोगों को पर्सनली बहुत सी चीजें पता होती हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं करते। ये हमारी आपकी इस कैरियर में बहुत सी चीजें सामने आती हैं। क्या अमेरिका की विजिट में कहीं भारत की तरफ से इजराइल को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई के सिलसिले में भी कोई बात हो सकती है? क्या मुझे नहीं, इजराइल, हाँ, ये हो सकता है कि पीस के बारे में बात हो, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अमेरिका इंडिपेंडेंट कंट्री है। वो क्यों दूसरों के बारे, दूसरों की सलाह इसको, जब वो उसके जो है अरब एलाइज है, स्ट्रांग एलाइज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर से, उनकी बात नहीं मान रहा है, वो ये क्यों करेंगे? हाँ, ये जरूरी है कि बार बार इंडिया ने ये कहा है इसको जंग बंदी होनी चाहिए और दोनों यानी कि साइड्स को बातचीत होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस सिलसिले में अमेरिका और ये जो इसके जो यूरोपियन यूनियन की या इसके अलाइज जो है, इनकी पॉलिसी डिफरेंट वाजे है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। लफाजियत के तौर पर इधर उधर वो कर रहे हैं, नावर नेवर वो ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी देखिए ब्लिंकन वापस गया अपना घर, वो भी वो सिर्फ बातचीत में एंगेज रखते हैं, ये होप्स रेज करते हैं कि अब होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, तो ये चीजें वो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अभी जो मैंने कहा ना, कल ही वो कहते हैं फर्दर हम उनको सप्लाई देंगे, उसके मतलब है कि वो भी अब इतना नहीं सीरियसली परस्यू कर रहे हैं इसको, इस मसले को, और बार बार इस पर जिम्मेवारी हमस पर डाल रही है। यानी दोनों जंग के मैदानों में अमेरिका अमन के लिए कोई सीरियस काम नहीं कर रहा, ना तो यूक्रेन वाली जंग में, ना मिडिल ईस्ट वाली में, क्योंकि दोनों में एक तरफ एक पार्टी को ये मुसलसल हथियार दे रहे हैं, इसकी वजह से एक नतीजे के तौर पर। अच्छा, मैं चलता हूं मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है अभी। कल ये खबर थी कि कायरो में बातचीत जो हुई है उसके नतीजे में कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल फिर करके उस प्रपोजल में, जो पीस प्रपोजल है, वो हमास को भेजा जाएगा। हमास ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वो जो फिलाडेल्फी और नेट्जरिन कॉरिडोर हैं, वो उसमें इजराइल नहीं रह सकता और इजराइल को पूरी तरह से वापस जाना होगा। जब मीडिएटर, अमेरिका अपने आप को मीडिएटर भी कहता है और हथियार भी देता है, कैसे जंग बंद हो पाएगी? देखिए, दो चीजें हमें लग रहा है, जो अल्टरेशन जो इसमें जो है पीस प्रपोजल के लिए जो सजेशन आती है, इसमें सबसे ज्यादा रोडे अटका रहा है इजराइल। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अमेरिकन प्रपोजल, जो पास भी हुआ है, लेकिन इजराइल ने नहीं माना। उस वक्त हमस ने कहा हम इस पर रेडी है, और पिछली बार भी उन्होंने कहा है अगर उसी प्रपोजल पर जो है बात किया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर हमें जाने की जरूरत है, आप वो एक्सेप्ट कीजिए। और बार बार ये जो है इजराइल की तरफ से एडिशन ऑल्टरेशंस होते हैं और नए प्रपोजल, फिर ये प्रॉब्लम्स करता है हमस के लिए भी। नए आए दिन आप नए प्रपोजल लेकर आते हैं, क्यों? अगर एक चीज प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है
तो फिर अच्छा एक बात, ये जो इजरायली अब ओन जो इसके डिफेंस फोर्सेस और एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं, उनका उनके पेपरों में आया है, नेतन्याहू होस्टेजेस को बैग्स में देखना चाहते हैं, यानी कि उनकी डेड बॉडीज देखना चाहता है, वो इनको जिंदा नहीं देखना चाहता है। अगर वो जिंदा आ जाएंगे, नेतन्याहू की पॉलिटिकल मौत हो जाएगी। ये इजरायली पेपर कहते हैं, ये हमारा नहीं है। वो क्लियर है कि जंग को तूल देने में उसका बड़ा हाथ है। अब यहां से ये भी आपने देखा, कल हिजबुल्लाह ने जो उन्होंने जो रॉकेट्स दागे, तो इसमें कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी गए। यहाँ से हुतीज ने एक क्रीक टैंकर को हमला किया और उसमें आग भी लग गई। और फिर ये कहते हैं, और इनका जो एम्बिशन है, जो ये कहते हैं आर्मी वाले ही इनके ये कहते हैं कि ये जो कहता है हमस को खत्म करेंगे, ये एक नॉनसेंस है, ये होगा ही नहीं, ये उनके आर्मी वाले कहते हैं। दूसरी बात, उनका ये भी कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को थोड़ा समझ में आ गया है कि जंग अब जारी रखना, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उसके जो कुछ इत्तेहादी है वो जंग जारी रखना चाहते हैं। उनका ये भी है, अगर 1 साल चला, इजराइल विल कोलैप्स। कोलैप्स क्या होता है इकोनॉमिकली, और इसका जो सिस्टम है, जो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर यानी कि माना जाता था, कि एक तो डिफेंस में भी इसका बड़ा नाम था, उसकी इंटेलिजेंस का बड़ा नाम था, या इकोनॉमी के तौर पर भी इट वाज वेरी स्ट्रांग, ये वो नहीं रहेगा। और सिर्फ एक अन्ना के लिए, किसी मुल्क को, एक इंडिविजुअल के लिए मुल्क सबसे बड़ा होता है, इंडिविजुअल डोंट मैटर। यहाँ हमने देखे हैं बड़े बड़े ये, हमने देखा गांधी जी ने कभी पावर ही नहीं लिया, उसके लिए पावर, या नेल्सन मंडेला हमने देखा। अच्छा सर, याह्या सिनवर जो नए लीडर हैं हमास के, उन्होंने एक बयान दिया है, एक वीडियो सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे वैसे सियासी कोट का इस्तेमाल किया, यानी सियासी लिबास मुझे पहना दिया गया है, लेकिन मैं सारे तकल्लुफ को बरतरफ करके ये बात कह रहा हूं कि जो गाजा के लोग हैं वो कुर्बानी देने के लिए और बेहतरीन जंग लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हैं, और ये हमें बिल्कुल नहीं हरा सकते। और अगर मस्जिद अल अक्सा पर कोई हमला अब के बाद हुआ तो हम उसका बहुत ही भरपूर जवाब देंगे। तो वहां से भी बहुत ही मजबूत आवाजें आ रही हैं। जब ये ऐसी मजबूत आवाजें आ रही हैं, इजराइल के अंदर से डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि जंग वायबल नहीं है, जंग नहीं जारी रह सकती, तो नेतन्याहू कब तक चला पाएंगे? क्या क्या ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे आपने कहा, 4 बार, जब से 7 अक्टूबर के बाद जब जंग हुई, और फिर उसके 2-3 हफ्तों के बाद ही इजराइल ने वहां पर कार्रवाइयां शुरू की। जो 10 महीने आपके साथ चलिए, हम 9 महीने से ये कार्रवाइयां शुरू हुई। 3 बार अप एंड डाउन किया इजराइल के आर्मी ने, पहले एक गाजा के नॉर्थ गाजा, साउथ गाजा, रफा बॉर्डर, खान यूनिस, वहां से नीचे फिर आए, फिर किया, सारे टनल्स किए, ये किया। 2-4 दिन पहले फिर हमस ने वहां से रॉकेट्स दागे, ये तो है दागे। वहां पर इतना, यानी कि इन्होंने एक एक चप्पा, एक एक इंच इसको मेटल डिटेक्टर्स करे, स्निफर डॉग्स किए, या दूसरे जो लेटेस्ट गैजेट्स है उनको फ्लश आउट करने के लिए हमस के लिए, लेकिन क्या वो कर सके? ये एक सवाल है जो इससे पूछ रहे हैं, जो वो अच्छा, इनफैक्ट अब इजराइल वाले मिलिट्री एक्सपर्ट्स ही कहते हैं, जो ये क्लेम करते हैं हमने अभी तक 20,000 के करीब हमस के कार्ड मिलिटेंटों को मारा, ये भी शोशा है। हाँ, झूठ है, ये भी बड़ा झूठ है। अब उनको बिलीव करें, गवर्नमेंट को बिलीव करें, लेकिन हकीकत ये है कि अभी जो इस वक्त हमस का हेड है वो वहां पर ही है,
जी जी जी। वहां से ही करता है। अब देखिए एक एक चप्पा मार के, इफ दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू लोकेट हम्म। इस वक्त शेख साहब, मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैं ईरान के एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था। वो उर्दू में बात कर लेते हैं, कभी कभी मैं उनसे बात करता हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, ये मुमकिन है कि इजराइल गाजा में ऊपरी जमीन पर कुछ जगहों पर शायद कब्जा कर ले, लेकिन जो पूरा एक शहर गाजा के नीचे गाजा बसा हुआ है उसमें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमले हुए हैं अभी ताजा, उससे मुझे बिल्कुल बहुत ही, अगर कनेक्ट किया जाए तो वो बहुत ही छोटी सी कोई शाफ्ट होती है, और अब तो वो वीडियो भी जारी करते हैं। जमीन से नीचे ऐसे शाफ्ट है, वहीं पर उनका लॉन्चर है, वहीं से वो करेंगे और शायद वो फौरन फिर बंद भी कर लेते हैं, वो पता भी नहीं चलता कहां से हमला हुआ है। तो ये इस किस्म की जंग वाकई बहुत ही मुश्किल देखिए, जंग है। एक हमें ये एक और चीज है, ये जो नेटवर्क वहां पर इन्होंने टनल्स की बनाए, इट इट मस्ट हैव टेकन देम ईयर्स। ये तो महीनों की बात नहीं। और अगर वो बेखबर है, उनका समझ में ही नहीं आता है, एक जगह से करते हैं, कहीं खंडरात में ये करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, हमला करते हैं, दूसरी जगह से उन पर अटैक होता है, और अटैक भी होते हैं। अभी भी कुछ अभी इंजर्ड हुए हैं इनके सोल्जर। इसका मतलब है, और दूसरी बात, एक चीज जो हमें याद रखना चाहिए, 20 लाख की पॉपुलेशन जो वहां है, 22 लाख 20 लाख, अगर 1 लाख यानी कि शहीद भी हुए या जख्मी हुए, फाके से मर रहे हैं, उनको तिबी इमदाद नहीं मिल रही है, उनके जो घर मिसमार हुए हैं, एजुकेशन हेल्थ की तो प्रॉब्लम ही है, लेकिन हर बार आह तक नहीं की उन्होंने। देखिए, फिर कहीं जो अगर वो नहीं होते उसके साथ, फिर वो रिवोल्ट करते हैं कहीं ना किसी तरीके से, जब किसी का बच्चा मरता है। और लोगों का क्या है, वो कहता है अगर एक बच्चा शहीद हुआ तो हम दूसरे को भी तक कर देंगे। ये रेजिलेंस दिखाता है सिस्टम की। और इसीलिए जो सीनियर एलिमेंट से विद इन इजराइल, वो कहते हैं ये आइडियोलॉजी आप खत्म नहीं कर सकेंगे, करेंगे फिलहाल जैसे किया है अभी तक, चाहे 15,000 को इन्होंने हलाक किया या एक किया, फिर अल्टीमेटली क्या, फिर क्या हो जाए। यहाँ अभी तक 4 रूप बदल गए फलस्तीनी मूवमेंट के। पहले अल फतह था, एक वक्त वो थी लैला खालिद, क्या दूसरे वक्त अल फतह आया, अब हमस है, इस्लामिक जहाद है। किस किस को आपके कैसे करोगे आप? अच्छा शेख साहब, अभी पिछले 3-4 दिन पहले हमास की तरफ से एक लेटर हिजबुल्लाह को भेजा गया है, जो पब्लिक भी किया गया है। और उस खत में जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह का शुक्रिया अदा किया है, और हमारे सबसे प्यारे भाइयों और हमारे सबसे हमदर्द भाइयों, ये ये एक जाहिर कर रहा है कि बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। और हिजबुल्लाह और जो ये टनल्स का जो आपने जिक्र किया ना, एक खबर आई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले कि इससे भी ज्यादा बेहतर टनल्स का नेटवर्क साउथ लेबनान में है जो हिजबुल्लाह ने बनाया। हाँ, अभी अगर आप देखेंगे जो उन्होंने दिखाया है, जो इनके पास लेटेस्ट जो है मिसाइल, जो उन्होंने अंडरग्राउंड दिखाया, हाँ, उससे पता चल रहा है कि उन्होंने जो डिस्प्ले किया ताकि वो इजराइल को भी वो एक मैसेज, इमाद 4 नाम की जो वीडियो जो था, उन्होंने वो कहा है कि वो इस पोजीशन में है, वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्होंने वो डिस्प्ले दिखाया, वीडियो दिखाया उसका, वो जो है वो दिखा रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो टनल्स है उनका किसी दूसरे किसी आउटर, ये आप कैसे होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, दूसरे मुल्कों से कनेक्टेड महसूस होता है। कनेक्शन होने चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि जिस तरीके से आर्म्स सप्लाई होते हैं या कार्डर निकलता है हाँ। एक दूसरे जगह से, कहाँ है तो यानी कि नहीं टॉपोग्राफी नहीं, इसकी उसके ऐसी है तो सर उसके सबूत के तौर पर गाजा से बैरूत लोग पहुंच जाते हैं, ऐसा कई बार होता हुआ नजर आया है। और जाहिर है वहां कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई शिप से नहीं जा सकते, वो कोई ना कोई ताल्लुक। और फिर ये जो फौजी लड़ रहे हैं वो खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं,
और जंग लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल भूखे रहते हुए तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो एक तो ये कहीं है। कि 10 महीने कैसे सस्टेन करेंगे एक टनल में रहने के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो है, ये तो ऐसी चीजें हैं, वो बड़ा हार्डन्ड पर्सन जिसको ये सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग हो, टफ हो, जिसमें ये जो एंडोरेंस टेस्ट ये होता है, या सर हम जैसे लोग 2 दिन में कोलैप्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, अभी बिल्कुल ताजा जो खबर है वो ये कि ईरान मुसलसल कह रहा है कि हम जरूर जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। उधर यमन के हूथी अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी का कल बयान है कि हम एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यह डिले हो रहा है। यानी बड़े हमले की तैयारी कोऑर्डिनेटेड होने वाली है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमरीकी फौजी ठिकानों पर भी हमले बढ़ाए हैं, और वो और वो इजराइल तक भी हमले करते हैं यमन के साथ मिलकर के। एक तरफ ये मजबूती, एक तरफ नेतन्याहू की जिद, तो फिर क्या ये जो खुद इजरायली बड़ा अफसर कह रहा है कि अगर ये जंग जारी रही तो 1 साल में कलेप्स हो जाएगा, तो क्या वो उस कलेप्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है क्या? देखिए, अगर हमने देखा जो हाल ही में हिजबुल्लाह और हूतीज ने इंटेंसिफाई किया अपने जो ये अटैक, उनकी तेजी आई है जो आए दिन कर रहे हैं, ये एक बेसिकली ईरान की तरफ से एक वार्निंग है उनको। ये वही करते हैं, तो यानी कि मैसेज दे रहे हैं कि अगर वो इस पोजीशन में है, उतने कैपेबल है कि वो आपको टारगेट कर सकेंगे, तो हम तो उससे ज्यादा कर सकेंगे। ये एक मैसेज वो वेस्ट को भी देना चाहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात जो है, इजराइल जो है पहले वो एक्ट करता है कहीं, फिर इसके जो है दोस्त वो आते हैं दूसरे मुल्क को ये कहते हैं भाई आप मत करो, हाँ। बजाय इसको रोकते। हालांकि कई जगह मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में इजराइल की इस पॉलिसी से वो परेशान भी है। वो कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल ये कर रहा है, बार बार कितनी बार करेंगे, जैसे जो है फिर दूसरे को राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ जो है, ही हैज दैट राइट, यू कैन नॉट डिनाई हिम दैट राइट। इसलिए जो है आज भी उन्होंने बड़े, अगर आप देखेंगे ईरान में भी बहुत सारी तब्दीलियां की, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी वहां पर। ये जो है शायद वो पर्ज कर रहे हैं, अपने सिस्टम में कर रहे हैं, जो भी कहीं खामियां रही है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, यही एक जो है इसको ये इजराइल को कन्वे करना चाहते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मैनर में अटैक करेंगे तो दैट विल बी डेडली वन, क्योंकि इसीलिए यही दौड़ करते हैं। और ताकि जो उन्होंने पहले प्रपोजल दिया था सीज फायर और वार, वो इसकी एक कड़ी है। जी जी जी। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि छोटी कार्रवाइयां भी बहुत, आप यानी कि इट इज डिस्टर्बिंग इजराइल फ्रॉम ऑल साइड्स। वो नहीं है, यानी आपको बड़े हमले की उम्मीद नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह और हूतीज कर रहा है वो बड़े पैमाने पर इसको डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके बाद ही देखिए इस जो ईरान में हुआ इस्माइल हानिया का जो हुआ अटैक, उसके बाद इवन हमस ने अटैक की। हमस ने में बहुत सारे अटैक्स किए, उन्होंने भी मिसाइल दागे। ये जो है वो कन्वे कर रहा है। आज भी वो कहते हैं बहुत सारे मकान जो है वहां जो पर हिजबुल्लाह के, जहां पर रॉकेट्स गिरे वहां पर, हालांकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट बनाया और बनाया भी। वो कुछ कुछ पता इंफॉर्मेशन तो नहीं आती, कभी कभी इजराइल के प्रेस में कहीं ना आता है, लेकिन खौफ-ए-राज तो है। बैंकर्स में सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है। वो जो फियर से एक मुल्क एक फियर में रहना जो है, इट इज नॉट गुड फॉर दैट कंट्री। काम सही ढंग से नहीं होगा। तो जाहिर है गुनाह इतने बड़े किए हैं तो डर में तो रहना पड़ेगा। दूसरे मुल्क में जाकर के आपने ईरान में जाकर के मार दिया, बेरूत में जाकर के अभी मारा उसका जो मारा, ये फतह का एक लीडर को मारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरफ हम मारते भी चले जाएं और फिर हमें कोई जवाबी कार्रवाई ना करे, वो उम्मीद इजराइल को वो तो कैसे है?
बार बार तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें शेख मंजूर साहब अपने सफर के दौरान भी दिल्ली से बाहर रहते हुए भी टाइम दे देते हैं, उसके लिए हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें। कहते हैं जो ये क्लेम करते हैं हमने अभी तक 20,000 के करीब हमस के